स्वागत है आपका आईबीपी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शीरी। बीते कई दिनों से दिल्ली डूबी हुई है। मैं इस वक्त दिल्ली के यमुना बाजार इलाके में मौजूद हूं और जिस तरीके से आप मेरे पीछे ये तस्वीरें भी देख सकते हैं कि दिल्ली में किस तरीके से इस वक्त पानी ही पानी हर तरफ दिखाई दे रहा है। चाहे मंदिर हो, लोगों के घर हो, या फिर स्कूल हो, या अस्पताल ही क्यों ना हो, हर जगह पानी ही पानी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। ऐसे में आज दिल्ली सरकार को एक बात तो समझानी होगी। देखिए, दिल्ली में अगर पानी कम हो जाए, पानी की कमी हो जाए तो हरियाणा जिम्मेदार हो जाता है। दिल्ली में अगर पानी बढ़ जाए, यानी कि इस तरह के हालात हो जाए, बाढ़ जैसे हालात हो जाए, तो हरियाणा जिम्मेदार हो जाता है। दिल्ली में अगर प्रदूषण हो तो उसके लिए हरियाणा जिम्मेदार, और दिल्ली में अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो भी हरियाणा जिम्मेदार होता है। ऐसे में सवाल यहां पर यह उठता है कि क्या दिल्ली में इस वक्त राज करने वाली जो सरकार है, क्या उसके पास वो इतनी भी आत्मनिर्भर नहीं, इतने भी संसाधन नहीं कि डूबती हुई इस दिल्ली को बचा ले, या मुश्किल में फंसे हुए इस लोगों को, इन लोगों को, इस जनता को बचा ले? सवाल कई उठते हैं। देखिए, अभी तो बाढ़ का पानी फैला हुआ है, धीरे धीरे ये पानी भी कम होगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा? उसके बाद दिल्ली में महामारी आएगी, उसके बाद दिल्ली में लोग बीमार होंगे, अस्पताल भरे हुए होंगे, तब भी कोई ना कोई यहां सवाल उठाता हुआ नजर आएगा कि शायद इसके लिए भी किसी और की जवाबदेही तय हो जाए। बहरहाल, इस पर तो हम बात करेंगे, क्योंकि सवाल यह भी है कि क्या कोई ऐसा समाधान नहीं निकाला जा सकता कि दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार मिलकर दिल्ली को बचा सके। लेकिन आपको सबसे पहले हम कुछ नए और पुराने बयान सुनवाते हैं, आप जरा वो सुनिए और समझिए कि क्या ये सही है। आज एक बहुत बड़ा संकट, जल संकट दिल्ली के सर पे मंडरा रहा है, और उसका पाप, उसका दोष किसी राज्य को लगता है तो वो है हरियाणा। हरियाणा सरकार ने कानून तहत जितना पानी छोड़ना होता है दिल्ली की अपनी खपत के लिए, अपनी कंजम्पशन के लिए, यमुना नदी के जरिए हरियाणा ने उस पानी को रोक लिया है। इसमें किसी का ब्लेम गेम थोड़ी, सारा पानी तो ऊपर से आ रहा है। बारिश तो हुई नहीं दिल्ली के अंदर, एक दिन बारिश हुई थी, उसके बाद तो ये सारा का सारा पानी हिमाचल प्रदेश, हरियाणा उधर से आ रहा है। ये हमारा लोकल पानी तो है नहीं, और इतना पानी हैंडल करने की दिल्ली की कैपेसिटी आज तक नहीं थी। वो सारा धुआं इस टाइम जो हवा चलती है ना, वो पंजाब और हरियाणा से हवा दिल्ली की तरफ आती है, वो सारा धुआं दिल्ली के अंदर आके ऊपर आसमान पे छा जाता है। उसकी वजह से हमारा सारा इतना प्रदूषण हो जाता है, हमारी हवा खराब हो जाती है। अभी मेरे पास में रिपोर्ट आई है कि कई अस्पतालों में, जिनमें दिन में ऑक्सीजन का संकट हो गया था, वो इसलिए हो गया था क्योंकि फरीदाबाद के एक प्लांट से, जहां से ऑक्सीजन आनी थी, वहां पर हरियाणा के एक अधिकारी ने जाके दिल्ली के लिए जाने वाले या किसी और राज्य के लिए जाने वाले ट्रक्स को रोक दिया और कहा कि केवल वहां से अब हरियाणा के लिए ऑक्सीजन निकलेगी। 1 लाख इंजेक्शन दिल्ली में डेली लग रहे हैं, और बहुत सारे लोग दिल्ली के बाहर से आके, फरीदाबाद से, सोनीपत से, गुड़गांव से, गाजियाबाद से, नोएडा से, आसपास के इलाकों से आके लगवा रहे हैं। लेकिन आज सबसे बड़ी अड़चन हमारे सामने है कि वैक्सीन की बहुत कमी है। तो सुन लिया आपने, हर चीज के लिए आरोप लगातार तैयार रहते हैं और उंगली उठा दी जाती है। बहरहाल, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन देखिए दिल्ली किस तरीके से पिछले 5 दिनों से पानी पानी हो गई है, डूबी हुई है। हम लगातार ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर आप तक ये तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली वालों के सामने इस वक्त किस तरह की मुसीबतें हैं। मेरे साथ इस वक्त कई सहयोगी जुड़े हुए हैं, एक एक करके सबसे मैं आपका परिचय करा दूं। देखिए, हमारे साथ इस वक्त अंकित गुप्ता जुड़े हुए हैं, और अंकित गुप्ता हमें बताएंगे कि किस तरह से चैम्बर को तोड़कर अब पानी जिस तरीके से घुस गया है, वहां किस तरह के हालात हैं। निधि श्री हमारे साथ आईटीओ बैराज से जुड़ी हुई है, जहां 5 गेट जाम थे, इंतजार अब मुंबई से नेवी का हो रहा है। इसके साथ ही सिविल लाइंस इलाके में भी चलेंगे, जहां से लगातार आप अभिषेक उपाध्याय को ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग करते हुए देख रहे हैं, और जैनेन्द्र भी मेरे साथ आईटीओ इलाके से जुड़ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले मैं निधि श्री आपका रुख करती हूँ और जानती हूँ वहां किस तरह के अभी मौजूदा हालात। निधि श्री। देखिए शिरीन, सबसे पहले मैं आपको ग्राउंड जीरो से अपडेट दे दूं कि इस वक्त जो 5वां गेट खोला गया था उसको आधा खुला है, और अभी भी एक और गेट को खोलने की तैयारी की जा रही है। ये आपको एक बोट नज़र आ रही होगी, और उस बोट के ज़रिए जो वहाँ पर जो सिल्ट है उसको निकालने की कोशिश की जा रही है, और ये काफ़ी स्लो प्रोसेस है जो हम देख रहे हैं लगातार। हालांकि अभी भी
कोशिशें जारी है। दिल्ली पर जब विपदा आई तो किस तरीके से आर्मी का सहयोग लिया गया और नेवी का सहयोग लिया गया, और दोनों से हमारे साथ मौजूद हैं शंकर कहल है, लेफ्टिनेंट कर्नल है, और इसके अलावा कैप्टन संजीव कादियान, दोनों मौजूद है। और मैं सबसे पहले एक बार ज़रा लेफ्टिनेंट कर्नल से बात करूंगी। सर, आपकी तरफ से क्या कोशिशें की जा रही हैं और क्या चुनौतियां हैं, अगर आप शॉर्ट में समझा सकें। देखिए, हमें जैसे डायरेक्शंस मिली थी, हम यहाँ पे आए थे और जैसे हमने साइट को रेक्की किया कि 5 गेट्स हैं जो जैम हो गए हैं, तो अब यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट की अथॉरिटीज़ भी थी और हर कोई अपने आइडियाज़ ला रहे थे, कर रहे थे। तो हमने इस बैराज को समझा, गेट्स को समझा और क्विकली इसको असेस करके हमने अपने रोल को पहचाना कि आप बैराज, जैसे अभी आप देख ही रहे हैं कि ये मड को निकालने का काम हो रहा है, वो रोल ज़्यादा डाइवर्स का है। उसके बाद जो दूसरा रोल आता है कि गेट को जब फ्री कर दिया मड से, उसके बाद उसको उठाना है। तो गेट को उठाने के लिए एक मोटर है, लेकिन मोटर के साथ साथ एक क्रेन का हमने आइडिया लगाया, जिस क्रेन को लाया गया है, लेकिन उस क्रेन की जो केबल्स हैं उनको एम्प्लॉय करने के लिए कोई ओपनिंग नहीं है, क्योंकि ये पूरी लोहे की प्लेट्स हैं जो वेल्ड हो रखी हैं। तो उस चीज़ को हमने असेस किया एंड हमारे पास इसकी एक्सपर्टीज़ है, हमारे पास टीम है वेल्डर्स की और कटर्स की। तो हम वो टीम को लेके आए और हम अपने इक्विपमेंट को लेके आए, और जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो पहला गेट है जिसको उठा लिया गया है, तो जब कल इसको उठाया गया था तो उसके लिए 2-3 ओपनिंग्स बनानी थी। कैप्टन संजीव से मैं एक बार बात करना चाहूंगी, आपकी तरफ से क्या कोशिशें की जा रही है? मैं आपके पास फिर से लौटूंगी और उसके बाद आप और बात कीजिएगा उनसे और जानिएगा कि किस तरीके की कोशिशें और वहां पर हो रही हैं। लेकिन उससे पहले जरा मैं अपने कैमरा पर्सन, हम बाकी सहयोगियों के पास जाएं। रवीश जी से मैं चाहती हूं कि वो एक बार तस्वीरें जरा दिखाएं यमुना बाजार इलाके में किस तरीके से यहाँ हर गली, हर कॉलोनी में कमर से भी ऊपर पानी भरा हुआ है। लोग यहाँ तैर कर इसे क्रॉस करने के लिए मजबूर है। नाव भी इस इलाके में चल रही है और बहुत सारी ऐसी संस्थाएं यहां पर काम कर रही हैं, क्योंकि लोगों के सामने यहां पीने के पानी से लेकर खाने तक की जो दिक्कतें हैं वो बहुत आ रही हैं। देखिए, सामने आपको दुकानें दिखाई दे रही हैं, लोगों के रोजगार किस तरीके से चौपट हो गए, क्योंकि ये इलाका ही बंद हो गया है, मंदिर बंद है। लोगों की दूसरी तरफ अगर इधर आप रवीश दिखाएं, यहां घर हैं और घर भी पूरी तरीके से नीचे का जो हिस्सा है वो पानी में डूबा हुआ नजर आ रहा है और लोग अपनी छतों पर रहने के लिए मजबूर हैं। इससे थोड़ी दूरी पर तो इतने बुरे हालात हैं कि वहां जाना तक मुश्किल हो रहा है। बहरहाल, एक बार आपको सिविल लाइंस इलाके में फिर से लिए चलते हैं। दिल्ली का पॉश इलाका कहा जाता है, लेकिन किस तरीके से पानी पानी हो गया है, अभिषेक उपाध्याय वहीं से हैं, तस्वीरें बताएंगे। अभिषेक, क्या हालात वहां पर? बिल्कुल, देखिए मैं आपको यहाँ की तस्वीर दिखा रहा हूँ शिरीन, और इस समय हम सिविल लाइंस में, और देखिए ये सिविल लाइंस रिंग रोड के एकदम करीब हूँ मैं, और ये अभी भी यहाँ पर पानी का लेवल देखिए, ये जो पीछे आप देख रही हैं ये शियाज गाड़ी है और ये अभी भी पानी में डूबी हुई है। इसके पीछे की जो दुकानें हैं, जो मकान हैं, वहाँ पर पानी ने घेर रखा, और ये पूरा बेला रोड है जो कि इसी तरह पानी में डूबी हुई, एक के बाद दूसरी गाड़ियाँ, और यही पानी अंदर की ओर देखेंगी घरों में जाके घुस गया और लोग यहाँ से जा चुके हैं। या सिर्फ वे चंद सिक्योरिटी गार्ड बचे हैं या घरों के नौकर बचे हैं जो इन घरों को रखवा रहे हैं और किसी तरह से अपनी ज़िंदगी की गुजर कर रहे हैं। और मैं आपको फिर दोहरा दूँ, ये सिविल लाइंस का हाल है, रिंग रोड का हाल है। ये पानी कल से कुछ कम ज़रूर हुआ है, लेकिन अभी भी इस पूरे स्ट्रेच में ऐसा ही पानी छाया हुआ है। शिरीन, बिल्कुल, और अभिषेक आप भी अपना ख्याल रखिएगा। जिस तरीके से गले तक पानी वहां डूबा हुआ है, लोग अपने घरों की छतों पर या फिर अपने घर बार छोड़कर दूसरी जगहों पर चले गए हैं, क्योंकि रहना बहुत मुश्किल है और लोगों को समझ नहीं आ रहा कि आखिर इस मुसीबत से उन्हें निकालेगा कौन, क्योंकि एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप हो रहे हैं। अब मैं अपने सहयोगी अंकित का रुख कर लेती हूँ। अंकित से जानते हैं कि अंकित के आसपास किस तरह के हालात इस वक्त दिल्ली में। अंकित।
शिरीन, मैं जिस जगह पर हूँ इसको जो है ये कहा गया कि जो सेंट्रल दिल्ली का इलाका है, आईटीओ के आसपास का इलाका है, वो डूबने की वजह है। और अब यहाँ की क्या तस्वीरें, पहली एक अच्छी तस्वीर आपको दिखा देता हूँ दिल्ली के लिहाज से। यहाँ पर वो जो पानी सड़कों पर जो भरा हुआ था, नालों में जो भरा हुआ था, जो बैक फ्लो कर रहा था, जिसकी वजह से सड़कों पर जल भराव हो रहा था, वो पानी किस कदर यहाँ से निकाला जा रहा है, क्योंकि जगह जगह पंपिंग सेट्स लगाए गए, जेनसेट्स लगाए गए, उसकी मदद से ये पानी यहाँ पर खींचा जा रहा है। एक दूसरी तस्वीर, जो पानी यमुना से वापस, प्रवीण तस्वीरों दिखाई है, ये जो पानी यमुना से वापस शहर में जा रहा था नाले के माध्यम से, वो नाले से वापस यमुना में जाने लगा है। यानी कि जो यमुना उफान पर थी और पानी शहर में आ रहा था, वो वापस यमुना में जाने लगा है। एक तीसरी तस्वीर, बहुत महत्वपूर्ण तस्वीर है, यहाँ मजदूर बुलाए गए हैं, उनके साथ में हाथ से हाथ मिला करके इस वक्त जो है एक जो टेम्परेरी बांध है उसको बनाया जा रहा है। जो रेगुलेटर जिसके लिए लगातार राजनीति भी होती रही है, वो बह गया था और उसके बहने के चलते जो यमुना उफान पर थी उसका पानी शहर में आ गया था। तो ये तीन तस्वीरें इस जगह पर, जिसके लिए ये कहा जा रहा है कि आईटीओ और आसपास के डुबाने के लिए जिम्मेदार थी, और अब वहां पर से अच्छी खबरें सामने आ रही हैं। जी ठीक है अंकित, आप रहिएगा हमारे साथ, मैं फिर से आपके पास लौटूंगी। अब राजघाट का रुख कर लेते हैं और राजघाट से मेरे सहयोगी वीरेश पांडे हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। वहां के हालात क्या हैं वीरेश, बताइए जरा और तस्वीरें भी दिखाइए। देखिए शिरीन, ये देश प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी तक, जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, उन तक और विदेशी राष्ट्राध्यक्षों तक भी गांधी जी की जयंती पर, पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन अर्पित करता हुआ देखा है और देखता रहा है। लेकिन आज 5 दिन से यमुना डूबकर तल्लीन होकर गांधी जी को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रही हैं। ऐसा श्रद्धांजलि कि पूरा राजघाट डूब गया है। खुद यमुना जी दिल्ली दर्शन करने निकली हैं और दिल्ली के लोग दर्शन कर रहे हैं यमुना का। आप भी दर्शन कर लीजिए और इस समाधि को देख लीजिए। रिंग रोड के जरिए जब आप आईएसबीटी से लेकर आप अक्षरधाम और अन्य इलाकों में जाती होंगी तो ये इलाका सूखा हरा भरा आपको दिखाई देता होगा, लेकिन अब पानी पानी दिखाई दे रहा है। श्रद्धा सुमन अर्पित करती 5 दिन से यमुना, गांधी जी भी कह रहे हैं कि हे यमुना माता, अब अपना जो फन है उसे सिकोड़ो। जब प्रकृति नाराज होती है तो उसका ये रौद्र रूप दिखाई देता है। और यमुना जी से प्रार्थना खुद गांधी जी कर रहे हैं कि आप अपने पाट में चली जाओ, क्योंकि इसका दोषी कौन है? प्रकृति खौफ में जब है, जो उसका रौद्र रूप है, उसका ये नज़ारा है। हम कभी पारिस्थितिकी की बात करते हैं, इकोलॉजी की बात करते हैं, बहुत सारी टेक्निकल बातों को करते हैं, लेकिन मैन मेड, बिल्कुल सही कहा आपने वीरेश, क्योंकि सरकारों से तो उम्मीदें टूट चुकी हैं, उन लोगों से तो उम्मीदें टूट चुकी हैं ना जिन लोगों ने वादा किया था और उसके बाद वोट मांगा था, वोट भी मिल गए, लेकिन अब शायद वो नदारत दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए अब यमुना जी से प्रार्थना करनी पड़ रही है कि लौट जाइए। ठीक है, मैं जैनेंद्र का रुख कर लेती हूँ। जैनेंद्र आईटीओ इलाके में मौजूद हैं, जहां भी बहुत ज्यादा पानी पानी दिखाई दे रहा था दिल्ली के अंदर। जैनेंद्र, बताइए जरा क्या हालात हैं अभी वहां पर? बिल्कुल, नई दिल्ली को यमुना पार यानी पूर्वी दिल्ली से जोड़ने वाली ये बहुत ही महत्वपूर्ण सड़क है, विकास मार्ग, जो बीते 5 दिनों से लबालब पानी में भरा हुआ है। और अब ये जो यमुना का पानी है ये अब बहुत ही गंदे पानी में तब्दील हो गया और दुर्गंध आ रही है इस पानी से। और एक देखिए, एक शख्स जो है वो बिल्कुल कोट टाई में अंदर पानी के अंदर विरोध प्रदर्शन कर रहा है और अरविंद केजरीवाल जो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, उनका इस्तीफा मांग रहा है। हम बात करने की कोशिश करते हैं इन शख्स से कि आखिर ये यहाँ पर इस अंदाज में क्यों पहुंचे हैं। लेकिन ये बात ज़रूर शिरीन मैं कहना चाहूँगा कि इस पानी, ये नाले के पानी में जो यमुना का पानी मिला हुआ है, इसमें जितनी दुर्गंध है वो उससे ज़्यादा दुर्गंध जो है वो सियासत जो हो रही है दिल्ली में, आफत के समय में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की सियासत, वो कहीं ज़्यादा दुर्गंध उस राजनीति से आ रही है, उसमें ज़्यादा दुर्गंध आ रही है। ये शख्स मेरे साथ आ गए हैं। आप क्यों कोट टाई पहन करके यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं? और दिल्ली सरकार कह रही है कि प्राकृतिक आपदा है, आप क्यों सीएम का इस्तीफा मांग रहे हैं? सर, प्राकृतिक आपदा तो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में है, ये तो मैन मेड प्राकृतिक आपदा है, नहीं है ये। बन ठन के क्यों पहुँचे? सर, मैं अपने काम से आया हूँ, मुझे लगा कि मुझे दिल्ली के लिए कुछ करना चाहिए। मैं तो नहीं देख सकता दिल्ली के ये हालात। किसी पार्टी से हैं आप? बीजेपी? मैं बिल्कुल दिल्ली का आम नागरिक हूँ। किस इलाके में रहने वाले हैं आप? मैं साउथ दिल्ली से हूँ। तो
आपका इलाका तो नहीं डूबा है, फिर आपको इतनी पीड़ा क्यों हुई? सर जी, ये मेरी पूरी दिल्ली मेरी है, मुझे पूरी दिल्ली से मतलब है, मुझे यूपी से हरियाणा से कोई मतलब नहीं है। तो देखिए, दिल्ली के लोग जो है वो परेशान हैं अपने अपने तरीके से। जो बाढ़ पीड़ित हैं वो सरकार से मदद मांग रहे हैं, वहाँ भी पूरी मदद नहीं मिली है और लोगों की जो नाराज़गी है वो कहीं ना कहीं इस विरोध प्रदर्शन से साफ हो रही है। हालांकि एक शख्स तक सीमित नहीं है, ये पूरे सिस्टम का फेल्योर है। पहले की सरकारें भी और वर्तमान सरकारें कलेक्टिव फेल्योर है। लेकिन वाकई में ये आईना है कि देश की राजधानी से पानी निकालने में जो है वो सरकारों के पसीने छूट रहे हैं और अभी भी पता नहीं कि ये पानी जो है वो कब निकलेगा। जाहिर है क्योंकि अब उनके पास भी कोई चारा बचता नहीं और इसमें सिर्फ ऐसे माहौल का देखिए, ऐसे मौकों पर भी किस तरीके से राजनीति की जाती है, मौके को भुनाने की कोशिश की जाती है और वो उससे भी बाज नहीं आते हैं। हम अपने बाकी सहयोगियों के पास एक बार फिर से चलेंगे। मैं निधि का एक बार फिर से रुक कर लेती हूँ और निधि से जानते हैं कि निधि अभी कोशिशें किस तरीके से वहां पर हो रही है। 5 गेट जिसको लेकर लगातार कोशिशें तमाम तरह की जा रही हैं और अभी क्या वहां से आप जानकारी देंगे हमारे दर्शकों को? शिरीन, मैं आपको सीधी तस्वीरें ही दिखाऊं और तस्वीरों के साथ साथ जानकारी भी देती चलूं कि सबसे पहले जो चुनौतियां थी वो थी इस सबसे कॉर्नर वाले जो गेट है उसको खोलने की, क्योंकि इस इलाके में कॉर्नर में दरअसल पेड़ पौधे हैं और यही वजह है कि यहाँ पर सिल्ट सबसे ज़्यादा है। बहाव भी आपको यहाँ पर कम नज़र आ रहा होगा। हालांकि इसके अपेक्षा अगर आप इसी पानी के दूसरे हिस्से की तरफ देखेंगे तो फ्लो ज़्यादा है। ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ पर खुला एरिया है। चूँकि मैंने इस तरीके के बाढ़ जहाँ तक देखे हैं और जो मैं समझ पाई हूँ ये इस वजह से क्योंकि पेड़ की जद में ज़मीन होती है और ज़मीन की होने की वजह से पानी का जो करंट है वो स्लो हो जाता है और इसी वजह से यहाँ से सिल्ट निकालने की कोशिश चल रही है। अब मैं आपको एक तस्वीर यहाँ से दिखाऊंगी क्योंकि यहाँ से बहुत कुछ समझ में आएगा। जो दर्शक इस वक्त देख रहे हैं, ये जो सिल्ट है यही सिल्ट मुसीबत बना हुआ था। अब इस सिल्ट को निकाल दिया गया है, लेकिन यहीं पर चुनौती खत्म नहीं होती है। दरअसल ऐसा ही एक बड़ा सा टीला कह लीजिए, टीला नुमा एक थोड़ी सी दूरी पर एक और बड़ा सा है और उसको निकालना, वो चूंकि वहाँ रिवर्स वाटर फ्लो है और इसीलिए वहाँ पर चुनौती बनी हुई है। और यही वजह है कि अक्सर इंडियन आर्मी से जो टीम आती थी वो रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए आती थी फ्लड एरिया में या जहाँ पर लोग प्रभावित थे। लेकिन इस बार टेक्निकल फॉल्ट को समझने के लिए, यूँ कह लीजिए कि उसका रास्ता निकालने के लिए इंडियन आर्मी से यहाँ पर टीम पहुंची। मुंबई से जिस टीम का इंतजार किया जा रहा था, नेवी की टीम का जो इंतजार किया जा रहा था, क्या पहुंच चुकी है या अभी वक्त है पहुंचने में उन्हें? देखिए, मुंबई से टीम चल चुकी है लेकिन यहाँ पर नहीं पहुंची है। ये जानकारी इंडियन नेवी ने एबीपी न्यूज़ के कैमरे पर दी है। इंडियन नेवी से जो कैप्टन थे कि अभी टीम नहीं पहुंची है, टीम का इंतजार किया जा रहा है क्योंकि वो जो एडवांस इक्विपमेंट्स है वो उनके पास है और वो जैसे ही यहाँ पर टीम पहुंचती है हम देखेंगे कि जो सिल्ट निकालने की प्रक्रिया स्लो है वो तेज हो जाएगी संभवतः। ठीक है निधि, जैसे ही वो टीम पहुंचेगी उसके बाद हमें जानकारी दीजिएगा। लेकिन एक बार फिर से अपने आसपास की तस्वीरों को दिखाना चाहती हूँ। वीरेश एक बार माफ कीजिएगा, यहाँ पर रवीश एक बार तस्वीरें दिखाइएगा। देखिए, ये ठहरा हुआ पानी है, मतलब यहाँ जो पानी भर गया इसको निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा। चाहे आप इस तरफ देखिए, मेरे बाईं तरफ देखिए, ये पूरा मेन रोड की तरफ रास्ता जाता हुआ लेकिन पूरी तरीके से ब्लॉक हो गया है। मैं जहां पर खड़ी हूं मेरे चारों तरफ के रास्ते ब्लॉक हो गए हैं। लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर सांप, बिच्छू और कई तरह के कीड़े मकोड़े इस पानी में मिलते हैं। देखिए, आपके ये जमे हुए पानी में, ठहरे हुए पानी में कितनी तरह की बीमारियां जो है वो अब पैदा होंगी और लोगों को इन बीमारियों में को भी झेलना पड़ेगा। ऐसे में सवाल ये उठता है कि इसको निकालने का जरिया क्या है, आखिर सरकार इसे लेकर काम क्या कर रही है। मैं अभिषेक का रुख करती हूँ। अभिषेक, आपके पास आते हैं। आप भी लगातार बाढ़ के बीच लोगों से भी बात कर रहे हैं, अधिकारियों से भी बात कर रहे हैं और जमीनी हकीकत भी दिखा रहे हैं। अब सवाल तो यहाँ ये खड़ा होता है ना, चलिए ये बाढ़ का पानी कुछ दिनों में निकल जाएगा, लेकिन इससे जो बीमारियां निकलेंगी, जो लोगों को परेशान करेंगी, उसका क्या? कुछ दिनों में तो अस्पताल भी बढ़ जाएंगे, फिर शायद दूसरी तरफ उंगली घुमा दी जाएगी, अस्पताल में स्टाफ कम है या फिर हो सकता है कोई नया बहाना तैयार हो उसके लिए सरकार के पास। बिल्कुल शिरीन, देखिए आप जो बात कह रही यही असली सच्चाई है। हर एक बात का बहाना है, हर एक बात का जवाब है, लेकिन इस बात का जवाब नहीं है कि सिविल लाइंस के इलाके में देखिए, और मैं आपको यहाँ से खड़े होकर के शिरीन आपके जरिए दर्शकों को दिखा रहा हूँ। देखिए, ये कार डूबी है और इसके पीछे की मार्केट पूरी डूबी हुई है और मैं आपसे कह रहा हूँ ये कोई एक जगह नहीं है, ये पूरे सिलसिला है। सिविल लाइंस में ये रिंग रोड की कहानी है। मॉनेस्ट्री मार्केट से लेकर के पूरा बेला रोड का इलाका, शामनाथ रोड, ये सब पानी में डूबा हुआ है और जब ये पानी अभी भी नहीं जा रहा है, कितनी बीमारियां छोड़ जाएगा।
का। और मैं इसमें देख रहा हूं जो गरीब लोग हैं वो इन घरों से सामान निकाल रहे हैं शिरीन, वो इसी पानी में उतर रहे हैं। हम यहाँ कोई अपवाद नहीं है, दिल्ली की जनता का एक हिस्सा इसी पानी से होकर के गुजर रहा है, चूंकि कोई और चारा नहीं है उनके पास। लेकिन सियासत इस पानी के ऊपर अपनी राजनीति का महल खड़ा कर रही है, ये भी एक सच्चाई है। बिल्कुल, और ये सच्चाई शर्मसार कर देती है कि आखिर ऐसे माहौल में भी आप राजनीतिक रोटियां सेकने से बाज नहीं आते हैं। बहरहाल जमीनी हकीकत फिर से दिखाएंगे, सभी सहयोगियों का रुख हम करेंगे एक एक करके और लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। लगातार बड़ी कवरेज एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं क्योंकि दिल्ली मुसीबत में है और दिल्ली इस वक्त हर तरफ से बस मदद की आस लगाकर बैठी है कि कोई तो आए और इन्हें इस मुसीबत से बचाए, क्योंकि बढ़ता हुआ पानी जो अब थम सा गया है लेकिन महामारी का खतरा अब बढ़ सा गया है। ऐसे में कई सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं, उन सवालों को हम फिर से उठाएंगे और ग्राउंड जीरो पर एक बार फिर आपको लिए चलेंगे। लेकिन उससे पहले इस बढ़ते हुए पानी के साथ किस तरीके से सियासत भी बढ़ रही है और कैसे एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप किए जा रहे हैं, जरा आप एक रिपोर्ट देख लीजिए। जब हम लोगों ने मुद्दा बनाया तब उन्हीं नहरों में आप पानी छोड़ रहे हैं। तब सेंट्रल वाटर कमीशन की गाइडलाइन आपको याद नहीं आ रही? तो क्या सेंट्रल वाटर कमीशन और मोदी सरकार ने कहा है कि सारी की सारी बाढ़, सारा का सारा पानी, सारी की सारी मुसीबत दिल्ली वालों पर छोड़ दो? कृपया करके ये बताइए, 9 साल में आप यमुना की डीसिल्टिंग क्यों नहीं कर पाए? प्रदेश की सरकार आपकी, डीजेबी दिल्ली जल बोर्ड आपका, एमसीडी आपका, और उसके बाद भी दोषारोपण दूसरे पे, ऐसा क्यों है? तो देखा आपने, एक दूसरे के कंधे का इस्तेमाल करके एक दूसरे पर निशाना साधा जा रहा है क्योंकि जिम्मेदारी किसी को भी नहीं लेनी है। रवीश, एक बार जरा आप पीछे वो हुजूम दिखाइए, वो झुंड दिखाइए, वहां पर लोगों का जमावड़ा क्यों लगा हुआ है मैं बताती हूँ जरा। यहाँ दरअसल कुछ ऐसी प्राइवेट संस्थाएं हैं जो लोगों की मदद करने के लिए उतरी हुई हैं और देखिए, ना तो पानी पीने का मौजूद लोगों को उपलब्ध हो पा रहा है, ना ही खाने पीने की बहुत सारी दिक्कत आ रही है। तो ऐसे कुछ लोग जो हैं वो लगातार इस तरह छोटी छोटी गाड़ियों में आकर लोगों के लिए खाने पीने का सामान ला रहे हैं ताकि जो भूखे लोग हैं जिनके पास खाने का सामान नहीं है, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो सड़कों पर रहा करते थे, अब तो उनके पास वो चारा भी नहीं है, आखिर वो जाए कहां? ऐसी संस्थाएं उनके लिए इस वक्त देवता समान है जो उन लोगों की मदद करने के लिए आ रहे हैं। एक बार फिर आपको लिए चलती हूं मेरे सहयोगी अंकित के पास और अंकित का रुख एक बार फिर कर लेते हैं, जानते हैं कि अभी किस तरह की तस्वीरें और कोई नई जानकारी भी अंकित आप देना चाहेंगे क्या? कुछ और दिखाएंगे वहां से? बिल्कुल शिरीन, एक तस्वीर दिखाऊंगा जहां पर पहले मैं मौजूद कहां पर हूं। मैं मौजूद हूं ड्रेन नंबर 12। ये ड्रेन नंबर 12 वो है जहां से यमुना का पानी जो नाला था, ये ड्रेन नंबर 12 था, उसके जरिए वापस जो है गया है और शहर के आईटीओ के आसपास के इलाके में जलभराव हुआ है। लेकिन प्रवीण, ये तस्वीर दिखाइए, यहाँ पर इस वक्त मजदूर लगे हुए हैं, यहाँ पर काम चल रहा है। जो सैंडबैग्स हैं उसके जरिए जहाँ जहाँ पर ये कमज़ोर हो रहा है नाले के आसपास की दीवार, उसको जो है मजबूत किया जा रहा है। लेकिन शिरीन, यहाँ जो तस्वीर है ना, ये अपने आप में सवाल खड़े कर रही है। कायदे से ये काम जब अब मानसून सीजन आने वाला था उससे पहले होना चाहिए था, अब नहीं, जबकि जो जलभराव की स्थिति हो गई है। एक और तस्वीर दिखाता हूँ, यहाँ पर अभी सेना के जवान मजदूरों के साथ में लगातार जुट करके काम कर रहे हैं। कोशिश यही है कि यहाँ जो हालात बिगड़े हैं, जो आपात स्थिति में दिल्ली आई है, उसको संभाला जा सके। लेकिन शिरीन, अगर यहाँ पर ये जो काम अभी हमने मजदूर जो अभी काम कर रहे थे, ये काम पहले हो गया होता दिल्ली में जगह जगह पर, तो शायद इस तरीके के हालातों से बचा जा सकता था। मैं नहीं कह रहा हूँ कि पूरी तरीके से सुरक्षित रहते, पूरी तरीके से इस तरीके के हालात नहीं बनते, लेकिन कुछ हद तक बचा जा सकता था। और यही सवाल खड़े होते हैं तमाम सरकारों के ऊपर, तमाम विभागों के ऊपर, जो पहले भी रही हैं, जो अभी भी हैं, तमाम विभाग, कि आखिर हम तभी क्यों जागते हैं जब इस तरीके के हालात बन जाते हैं, जब दिल्ली डूबने लगती है, तब इस तरीके के तब हम क्यों जागते हैं? क्यों ये जो मजदूर हैं, ये जो अधिकारी हैं, तब क्यों नहीं नजर आते हैं जब इसके लिए वाकई में तैयारी करने की जरूरत होती है? और यहाँ पर जहाँ पर हम मौजूद हैं, यहाँ से ड्रेन नंबर 12 जो निकलती है, इसी का पानी
वाजिब यमुना ने सवाल बैक है, मारा है, लेकिन इन यानी कि सवालों यमुना का का जवाब पानी देने के लिए कोई भी मौजूद नहीं है। ये बहुत ही शर्मनाक या फिर दुखदाई कहिए इसे दिल्ली वासियों के लिए तो गलत नहीं होगा। अंकित रहिएगा मेरे साथ, वीरेश के पास चलती हूँ। वीरेश के आसपास का इलाका पूरा डूबा हुआ है। वीरेश, राजघाट इलाके में आप मौजूद हैं, वहां पर भी अब एक बड़ा सवाल इस बात को लेकर कि महामारी जो फैलेगी उससे कौन बचाएगा इन लोगों को? गांधी जी बचाएंगे, राष्ट्रपिता हैं। जब वो देश आज़ाद नहीं था तो गुलामी से उन्होंने मुक्ति दिलाई थी, और जब देश आज़ाद हुआ 75 साल हो गए, सरकारों ने ऐसी कोई व्यवस्था की नहीं कि बाढ़ और पानी से बचाया जा सके। तो अभी एलजी विनय कुमार सक्सेना भी आए थे और दिल्ली सरकार के कुछ मंत्री भी आए थे। शायद वो गांधी जी से गुहार लगाने आए थे कि हे गांधी जी, कि हम तो कुछ कर न पा रहे हैं सरकारी मशीनरी के जरिए, आप ही एक बार फिर दिल्ली को चला लीजिए, आप ही संभाल लीजिए, यमुना जी से प्रार्थना कर लीजिए। और गुहार लगाने, शायद प्रार्थना करने आए थे। हालांकि एलजी साहब यहीं खड़े थे, निरीक्षण करने आए थे सरकारी भाषा में, और दिल्ली के मंत्री भी आए थे। तो अंदर जाने की तो हिम्मत नहीं थी, क्योंकि यमुना जी खुद रौद्र रूप धारण की हुई हैं, खौफ में हैं, और खौफ में हैं इस वजह से वो रौद्र रूप में सारा पानी जलमग्न हो चुका था। ये सारा इलाका जो इस वजह से खौफ की वजह से ये सारे अधिकारी वहां जा नहीं पाए, क्योंकि यमुना जी का रौद्र रूप इतना भयावह है कि हर जगह पानी ही पानी है, वहां एसी लगा हुआ है। यमुना जी का रौद्र रूप सिर्फ देखने ही आ रहे हैं लोग, या फिर अब इसका समाधान क्या है, कैसे इस संकट से निकाला जाएगा, इसे लेकर भी कुछ हो रहा है, या फिर निरीक्षण भर कर ही संतुष्ट हो जाते हैं नेता लोग? जी, बहुत सही सवाल आपने पूछा। एलजी साहब आए थे तो मैंने उनसे पूछा कि भारी भरकम लाव लश्कर के साथ, चमचमाती गाड़ियों के साथ, पूरी तरीके से बूट पहने थे। एलजी साहब को अपने तस्वीरों को मैंने दिखाया था, उस वक्त यहाँ तक का बूट पहने थे। लगा कि हम लोगों के साथ साथ रिपोर्टिंग करने अंदर चले जाएंगे, क्योंकि अभिभावक संरक्षक के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें यहाँ भेजा था। चूंकि उनको बनाया है एलजी, इसलिए उनकी जिम्मेदारी भी है। और अभी हालांकि मुख्यमंत्री साहब को सुध नहीं हुई, वो यहाँ नहीं आए, उनके दो मंत्री आए थे, आकर यहां पर बैठे थे, बैठकर यहां पर मीटिंग कर रहे थे, निरीक्षण कर रहे थे। आपने हेलीकॉप्टर से बाढ़ का निरीक्षण करते हुए मुख्यमंत्रियों को आप देखा रहिएगा होगा। मेरे साथ, मैं फिर से आपके पास आती हूँ। अब जैनेंद्र का रुख एक बार कर लेती हूँ। जैनेंद्र के आसपास भी पानी लोग भी कुछ मौजूद हैं जो शायद अपने संकट की जो गाथा है, जैनेंद्र आपको सुना रहे होंगे, शायद इस उम्मीद से कि आपके जरिए सरकारों के कान तक बात पहुंच जाए। बिल्कुल जाहिर सी बात है। और ये जो सड़क है, देखिए, सरकार, जो दिल्ली सरकार बैठती है, दिल्ली सचिवालय वहीं जाती है। सरकार को सब खबर है, लेकिन आखिर राहत क्यों नहीं मिल रही है? लोगों से समझते हैं, बात करते हैं। कहाँ जाना है आप? सर, मुझे शादरा जाना है, मुझे अपने ऑफिस जाना है, डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट, जो मेरा बहुत ज़्यादा अर्जेंट है जाना। और मैं अभी आधे घंटे से यही सोच रही हूँ मैं उधर जाऊँ या नहीं जाऊँ, क्योंकि अगर मैं उधर चली गई मुझे वापस भी अपने घर जाना है। तो बहुत ज़्यादा स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है। और प्लीज़ मेरी गवर्नमेंट से यही दरख्वास्त है कि जल्दी से जल्दी ये प्रॉब्लम सॉल्व की जाए, क्योंकि ऐसे हम रोज़ तो नहीं कर सकते ना, हमें वर्किंग तो डेली जानी है। छुट्टी किसको जिम्मेदार मानती हैं आप? सर, कहीं ना कहीं जिम्मेदार दिल्ली सरकार ही है। अगर इतनी दिल्ली जैसी राजधानी में ये प्रॉब्लम हो रही है तो ये तो बहुत बड़ी बात है। फिर तो पूरे देश की राजधानी है दिल्ली, अगर दिल्ली का ये हाल है सोचिए, तो बिल्कुल जगह की तो हम बात ही क्या करेंगे। शायद सरकारों तक ये बात पहुंचे। शिरीन, देख रही हैं आपकी एक महिला बिल्कुल अंकित काफी समय से इंतजार कर रही है। उन्होंने जैनेंद्र समझा जा सकता है। देखिए, तो एक महिला की हमने सुनी, ऐसी तमाम पता नहीं कितने लोग हैं जो इस तरह की मुसीबतों से दो चार हो रहे हैं। ट्रैफिक की समस्या है, घर में लोगों के पानी घुस गया है, सड़क पर चल नहीं पा रहे हैं, तमाम तरह की दिक्कतें। और इसे लेकर सवाल क्या उठाया गया, ये आरोप क्या लगाया गया कि हथनी कुंड बैराज से जिस तरीके से पानी छोड़ा गया, हरियाणा ने संकट धकेला दिल्ली की तरफ। जरा ग्राफिक्स के जरिए अपने दर्शकों को समझाने की कोशिश करते हैं कि इस आरोप में कितना दम है। ये ग्राफिक्स समझाएगा आपको इसके जरिए कि आखिर किस तरीके से, नियम क्या कहता है। हथनी कुंड बैराज से जब पानी छोड़ा जाता है तो वो किस नियमावली के तहत होता है। देखिए, हथनी कुंड बैराज से जब पानी छोड़ा जाता है तो दो उसके रास्ते होते हैं, एक ईस्टर्न कैनाल होता है, एक वेस्टर्न कैनाल होता है। जो ईस्टर्न कैनाल है वो हरियाणा की तरफ खुलता है, जो वेस्टर्न कैनाल है वो पश्चिमी यूपी की तरफ यानी कि उत्तर प्रदेश में दाखिल होता है। जो वेस्टर्न कैनाल है उसकी कैपेसिटी बहुत कम है, वहां पानी छोड़ने के नियम है उससे ज्यादा, यानी एक तय लिमिट के अलावा वहां पर पानी नहीं छोड़ा जा सकता। दूसरी तरफ हथनी कुंड बैराज के जब गेट खोले जाते हैं तो सीधा सीधा पानी आता है, लेकिन उसका भी जिस तरह से
एक 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 सीधे तौर पर उसकी भी लिमिट होती है। इतना पानी छोड़ा गया जितने पानी से ये कहा जा रहा है कि सीधे उसी से संकट आया है, लेकिन आप समझिए कि जो नियम है यहां पर वही नियम फॉलो हुआ है और उसके बावजूद अगर दिल्ली डूब रही है, दिल्ली के इलाकों में इतना पानी घुस रहा है कि लोगों के मकान पूरे पूरे तहस नहस हो चुके हैं, तो ऐसे में सवाल ये उठना चाहिए कि जो हथनीकुंड बैराज का आप हवाला देकर बार बार यही कहते हैं कि आखिर उसकी वजह से, यानी कि हरियाणा ने जो पानी छोड़ा, दिल्ली इस वक्त उसी की वजह से डूबी हुई है, तो ये सर से ऊपर चला जाता है, ये कहीं ना कहीं हजम नहीं होता है। ऐसे में सवाल उठाता रहेगा एबीपी न्यूज की आखिर जो जिम्मेदारी आपकी थी आपने वो क्यों नहीं उठाई, बजाय इसके कि आरोप लगाते चले गए। बहरहाल सभी हमारे साथ जो सहयोगी जुड़े हुए थे आगे भी आप तक रिपोर्ट पहुंचाते रहेंगे, लेकिन फिलहाल बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।